उसका आपकी नेशनलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। इट मींस कि कोई पाकिस्तानी सर आपकी आवाज नॉन क्लियर रेजिडेंट हो नहीं सकता आ है। रही। हेलो, सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज अब क्लियर है? जी अब क्लियर है, अभी बीच में नॉइज थी काफी ज्यादा। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। अच्छा, तो हम बातें करते कि रेजिडेंशियल स्टेटस अगर हम देखें एक इंडिविजुअल का, तो उसका नेशनलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। इट मीन्स के कोई फॉरेनर टैक्स पर्पस के लिए resident हो सकता है, और कोई ठीक है, अच्छा, तो कोई फॉरेनर जो है वो रेजिडेंट हो सकता है, और कोई, जैसे मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसका ताल्लुक किसके साथ? फिजिकल स्टे इन पाकिस्तान के साथ। अच्छा, अगर हम एक आर्ट बता लें, कर दें कि सर आपकी अगर नॉइज बहुत डिस्टरबेंस आ रही है, नॉइज के अंदर। सॉरी, नॉइज के अंदर सर काफी डिस्टरबेंस आ रही है बाद में। अच्छा, मैं इसको म्यूट करके दोबारा अनम्यूट करूं? जी जी। अच्छा, अब कुछ क्लियर हुई? जी हाँ, क्लियर हो गए आप। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि अगर मिस्टर ए, उनका पाकिस्तान में स्टे है 0 से लेकर के और 119 डेज तक, ठीक है, तो वो क्या क्लियर नॉन हुए। अच्छा, अगर उनका स्टे है पाकिस्तान में 120 डेज से लेकर के 182 डेज तक, तो अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि लास्ट 4 इयर्स में, ऐसा तो है, let's say 135 days, लेकिन लास्ट 4 इयर्स में उनका स्टे कितना था? अगर लास्ट 4 इयर्स में उनका स्टे था 65 डेज और मोर, तो वो सर होंगे। दोबारा कनेक्ट कर दूं, ओके, अच्छा ना, अब कुछ आवाज क्लियर है? जी सर अब क्लियर है काफी। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, तो हम बात ही कर रहे थे, जस्ट मिनट, या देखिए यहाँ पर कि एक चार्ट बन जाता है कि 0 से लेकर के और 119 डेज तक ये आप क्या हो गए, नॉन रेजिडेंट। 120 से लेकर के 182 डेज तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। हमें देखना पड़ेगा कि अब पिछले 4 सालों में आपका फिजिकल स्टे इन पाकिस्तान कितना है। अगर वो स्टे होता है 365 डेज और मोर 4 सालों में मिला करके, तो आप क्या हो जाएंगे, रेजिडेंट। और अगर मैं एक मिसाल दूं, अगर आपका स्टे पाकिस्तान में इस साल है 135 डेज और लास्ट 4 इयर्स में स्टे है 330 डेज, तो आप क्या हुए, नॉन रेजिडेंट। अच्छा, उसके बाद अगर 183 डेज और मोर है, तो फिर आपको पिछले 4 सालों का क्राइटेरिया चेक नहीं करना, फिर आप क्या होंगे, नॉन रेजिडेंट होंगे, क्लियर कट। अच्छा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो हर सूरत में रेजिडेंट होता है। कौन सा गवर्नमेंट एम्प्लॉय? कि जिसकी ऑफिशियल पोस्टिंग पाकिस्तान से बाहर हो, वो रेजिडेंट ही कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद ये जो 183 डेज है, ये कंटिन्यूस स्टे भी हो सकता है और बीच में ब्रेक भी आ सकते हैं, तो इसका कंटिन्यूस स्टे होना जरूरी नहीं है। और ये चूंकि है साल में एक पर्टिकुलर डेज पीरियड की बात हो रही है, इसका जो हमने लास्ट टाइम एग्जांपल डिस्कस की थी कि अगर मिस्टर ए का कंटिन्यूस स्टे पाकिस्तान में हो 200 डेज, तो क्या वो रेजिडेंट होंगे, होना चाहिए। लेकिन अगर सिचुएशन ये हो कि बीच में ईयर एंड आ जाए
और इस तरह से आ जाए कि 100 डेज एक साल में और बाकी 100 डेज दूसरे साल में, तो किसी भी साल में वो रेजिडेंट नहीं होंगे। अच्छा, अब होता क्या है कि आपके पास वो केसेस कि जहाँ फ्रीक्वेंट विजिट्स हों, कभी पाकिस्तान में, कभी पाकिस्तान से बाहर, कभी ओके, तो फिर उस केस में ये रूल आपके काम आएगा। अच्छा, ये रूल क्या है? उन्होंने बात मेंशन कर दी कि पार्ट ऑफ अ डे दैट एन इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान काउंट्स एज अ होल डे। अब ये पार्ट कितना है? इट मे बी इवन 1 मिनट, 1 आवर, 23 आवर्स कुछ भी हो सकता है। तो इसकी अच्छा 183 मोर एंड 120 मोर, हाँ बोथ आर सेम। देखिए ओके, बात ये कि अगर 183 डेज और मोर आप हैं तो बगैर किसी कंडीशन के आप रेजिडेंट होंगे, उसमें आपको पिछले 4 सालों की कंडीशन चेक नहीं करनी। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि मिस्टर ए का स्टे है 195 डेज, तो आप कहेंगे कि वो रेजिडेंट है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि मिस्टर बी का स्टे है पाकिस्तान में 135 डेज, तो इस 135 को देखते हुए आप कुछ भी नहीं कह सकते जब तक आप पिछले 4 सालों में उनका स्टे चेक ना कर लें। तो अगर यहाँ 135 डेज है और पिछले 4 सालों में 400 डेज, तो आप क्या हो गए? रेजिडेंट। और यहाँ 135 डेज पिछले सालों में 330 डेज, तो आप क्या हुए? नॉन रेजिडेंट। अच्छा जस्ट अ मिनट, हाँ एक मिनट। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये जो पार्ट है इट मे बी इवन 1 मिनट। तो इसकी अपना एग्जांपल क्या दी थी कि अगर कोई पाकिस्तान आ रहा है आज डेट है 29, ओके, तो अगर आज रात को 11:59 वो उस काउंटर पहुंचता है, तो इस टाइम कब की लगेगी? 29 की। तो 29 का पूरा दिन काउंट करना होगा, यानी कि वो एयरपोर्ट से बाहर जब निकला है तो 30 तारीख हो चुकी है। ओके, अच्छा, इससे कि अगर कोई पाकिस्तान से बाहर जा रहा है तो आज रात को 12:01 पर वो उस काउंटर पहुंचेगा, तो इस टाइम कब की लगेगी? 30 तारीख की लगेगी। तो 30 तारीख का पूरा दिन काउंट करना पड़ेगा। अच्छा, इससे किसे अगर कोई फॉरेनर है मिसाल के तौर पर और वो पाकिस्तान में आता है, तो वो पब्लिक हॉलीडेज में यहाँ पे रहा और वो जॉब पे नहीं गया, क्या वो डेज आप काउंट करेंगे? यस, डे ऑफ लीव, आजकल तो आपको लीव चल रही है। अच्छा, फिर जिस फैक्ट्री में, जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं वहाँ स्ट्राइक हो जाए, या कभी एक जमाने में भाई का मूड खराब हो गया तो स्ट्राइक हो गई, तो किसी भी वजह से आप पाकिस्तान में फिजिकली मौजूद हैं, तो वो आपके डेज काउंट किए जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसे किसे हमने डिस्कस किया था? हॉलीडे स्पेंड पाकिस्तान बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर एन एक्टिविटी इन पाकिस्तान। तो बात ये है कि जो फॉरेनर्स आते हैं, ये बहुत कॉमन होता है कि जिस दिन उनकी जॉब स्टार्ट हो रही है उस दिन नहीं आएंगे, एक हफ्ते पहले आएंगे। तो वो जो एक हफ्ता पहले का पीरियड है, क्या वो आप काउंट करेंगे? यस। इससे किसे जब जॉब उनकी खत्म होती है तो क्या उसी इवनिंग को वापस चले जाते हैं? ऐसा नहीं, वो अगर एक हफ्ता और रुकते हैं तो वो जो बाद वाला एक हफ्ता है क्या वो आप काउंट करेंगे? यस। और आईसीएमए में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जहां पर कोई फॉरेनर है या कोई पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान आया फिर चला गया, फिर आया फिर चला गया, तो आप डेज काउंट करके बताएं कि उसका स्टे पाकिस्तान में कितना हुआ। ओके, हाँ, एक दिन ऐसा है जो कि आप काउंट नहीं करेंगे। वो कौन सा दिन है? वो है इन ट्रांजिट। अच्छा देखिए, ये ट्रांजिट किसे कहते हैं? पाकिस्तान में शायद ये नहीं होता, लेकिन भारत आपको पता है कि अगर आप यहाँ से जाएं मदीना, ओके, और आप जाएं एमिरेट से, तो क्या होगा? आपको दुबई एयरपोर्ट पर कुछ घंटे स्टे करना पड़ेगा। अच्छा, इन माय ओपिनियन वो ट्रांजिट स्टे नहीं है, इसलिए कि आपके पास दुबई का ट्रांजिट वीजा नहीं है ना, यानी आप दुबई एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, ओके, तो ऐसे में दुबई एयरपोर्ट की स्टैम्प आपके पासपोर्ट पे नहीं लगेगी। ठीक है ना? हाँ, लेकिन इसमें बातों का क्या होता है कि अगर आप यहाँ से जाएं, मदीना जा रहे हैं, ओके, और दुबई में आपका, तो दुबई में ट्रांजिट वीजा लेकर के आप एक दिन के लिए बाहर निकल सकते हैं, वो होता है ट्रांजिट स्टे। ठीक है,
क्योंकि अगर आप कुछ घंटों के लिए एयरपोर्ट के अंदर ही हैं, ठीक है, तब तो आपके पास दुबई का स्टे लगना ही नहीं है, स्टैम्प नहीं लगेगी। ओके, तो बहरहाल जैसे अभी मैं आपको बताऊं, ये भी कोरोना नहीं था, तो हमारे एक दोस्त हैं, वो उनकी कोई बिजनेस मीटिंग थी यूरोप में। ओके, वो गए, तो उन्होंने फ्लाइट इस तरह से ली, सऊदी एयरलाइन की आई थिंक सो, कि जद्दा एयरपोर्ट पर उनका स्टे था, और वहां उन्होंने ट्रांजिट वीजा लिया, गए, उम्रा किया, वापस आ गए, फिर जहाज में बैठ के चले गए। ओके, तो वो जो ट्रांजिट स्टे है वो आपको काउंट नहीं करना फॉर द पर्पज ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, अच्छा ना, इसके बाद अब हम बात करते हैं कंपनी के रेजिडेंशियल स्टेटस की। अच्छा, अगर आपने कॉर्पोरेट लॉ पढ़ा हो या ना ही पढ़ा हो, तो आपको आइडिया होता है ना कि हमारे पास कंपनी की क्लासिफिकेशन क्या होती है। पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, लेकिन वो कॉर्पोरेट पॉइंट व्यू से क्लासिफिकेशन है। यहाँ पर जब टैक्सेशन में रेजिडेंशियल स्टेटस की बात की, तो उन्होंने क्लासिफिकेशन क्या रखी, इसको हम देखते हैं जरा। रोजा है सर। अच्छा, तो ये आप मुझे बता रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं? चलें बैठ देखिए, अब जो क्लासिफिकेशन है उसने जरा, बल्कि एक काम करें, इसको पढ़ लें, फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा देखिए, ओके, ट्रांजिट, एक किसी ने क्वेश्चन किया है कि ट्रांजिट वाला स्टे रिपीट कर दें, तो सुने जरा। क्या इस बात की गुंजाइश है कि कोई शख्स दुबई से जा रहा हो मुंबई, मिसाल के तौर पर, ओके, और पीआई से सफर करे, तो पीआई जो है वो कराची होकर के जाएगी। ओके, अच्छा, वो शख्स ये कर सकता है कि कराची में वो ट्रांजिट वीजा ले ले ऑन द स्पॉट, और एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए कराची में घूम फिर करके फिर वापस चले जाए। तो उसके पास कराची का या पाकिस्तान का रेगुलर वीजा नहीं है, ट्रांजिट वीजा उसने लिया है। तो ट्रांजिट वीजे पे जो आपका स्टे होता है पाकिस्तान में, उसको कंसिडर नहीं करते। ओके, अच्छा देखिए, अब ये जो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर कंपनी की क्लासिफिकेशन क्या है, लिस्टेड हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट कहाँ हुई है, ठीक है ना। अगर कंपनी पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो बगैर किसी कंडीशन के वो कंपनी क्या हो जाएगी, रेजिडेंट। अच्छा, मैं उस चीज को रिपीट करूंगा कि अभी हम ये बात नहीं करेंगे कि कंपनी रेजिडेंट है तो टैक्स कैसे पे करेगी, वो हमारा सेकंड फेज है। ओके, अभी तक हम फर्स्ट फेज के ऊपर हैं। तो बात है कि सब, अगर कोई कंपनी पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हो जाती है, तो वो तो रेजिडेंट होगी विदाउट एनी कंडीशन। अच्छा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ये भी कंपनी की डेफिनेशन में भी आते हैं, और ये रेजिडेंट होते हैं बगैर किसी कंडीशन के। अच्छा, ये एक अलग डिस्कशन है कि क्या लोकल गवर्नमेंट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस उसको ऊपर एप्लीकेबल होता है, वो हम बाद में किसी और डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। ओके, अच्छा ना, ये जो हम बात करते हैं कि कंपनी इनकॉर्पोरेट पाकिस्तान इज रेजिडेंट विदाउट एनी कंडीशन, इसका सुने जरा। हमारे यहाँ जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जैसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वो दो तरीके से होती है। एक तो होता है कि कोई फॉरेन एंटिटी है, कुछ फॉरेनर्स हैं, वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक सेपरेट कंपनी बनाते हैं, ठीक है ना, और उसके शेयर्स उस फॉरेन कंपनी के पास होती है, जिसे हम आमतौर पर कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज। ओके, ये आते हैं पैरा ए में। जैसे हमने मिसाल दी थी आपको, एबट पाकिस्तान लिमिटेड, एबट यूएसए। तो एबट यूएसए ने जब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की, तो उन्होंने कोई ब्रांच ऑफिस ओपन नहीं की, उन्होंने एक सेपरेट कंपनी इनकॉर्पोरेट की, एबट पाकिस्तान लिमिटेड। अब एबट पाकिस्तान लिमिटेड के ज्यादातर शेयर्स किसके पास हैं, एबट यूएसए के पास हैं। ज्यादातर डायरेक्टर्स कौन है, गोरे हैं या बहुत काले हैं। ओके, तो अब ऐसे में वो कंपनी ए में आएगी या बी में आएगी, वो आएगी ए में, और वो रेजिडेंट होगी विदाउट एनी कंडीशन। एक बात, दूसरी बात ये कि फिर ये बी में क्या आएगा, तो सुने, मैं क्वेश्चन अभी आपको लेता हूँ। देखिए,
बी में जो आएगा वो आएगा कि जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है। अच्छा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को जब पाकिस्तान में बिजनेस करना उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने कोई सेपरेट बैंक इनकॉर्पोरेट नहीं करवाया, उन्होंने सिर्फ एक ब्रांच ऑफिस ओपन की है। तो जो ब्रांच ऑफिस है वो चूंकि कंपनी तो फॉरेन कंपनी है, सिर्फ ब्रांच पाकिस्तान में है, तो वो पैरा बी में आ जाएगी। ठीक है ना? ओके। तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, अच्छा एक तो ए में तो वो भी आएंगे जो पाकिस्तानी कंपनी, शेयर होल्डर्स भी पाकिस्तानी हैं, डायरेक्टर्स भी पाकिस्तानी, वो भी ए में आएंगे। और वो फॉरेन कंपनीज जिन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की है थ्रू सब्सिडरी, कि एबर्ट पाकिस्तान लिमिटेड सब्सिडरी है और एबर्ट यूएसए कौन है, वो होल्डिंग कंपनी है, तो वो फिर पैरा ए में आएगी। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। देखिए दुबई का एक बड़ा मशहूर ग्रुप है कंस्ट्रक्शन वाला, इमार। ठीक है, नाम सबने सुना होगा मेरा ख्याल है। अच्छा, इमार को जब पाकिस्तान में बिजनेस करना हुआ तो उन्होंने क्या किया, एक सेपरेट कंपनी इनकॉर्पोरेट की, उसका नाम रखा इमार पाकिस्तान लिमिटेड। ओके। अच्छा, अब इमार पाकिस्तान लिमिटेड में मेजर शेयर होल्डिंग किसकी है, इमार यूए की है। अच्छा, ज्यादातर डायरेक्टर्स कौन है, शेख साहब हैं। ठीक है, लेकिन वो जो इमार पाकिस्तान लिमिटेड है वो ए में आएगी बी में आएगी, तो वो ए में आ जाएगी, इसलिए कि वो इनकॉर्पोरेट भी पाकिस्तान में। ओके। अच्छा, बी के एग्जाम्पल सुनिएगा। अगर आप लोग कराची में रहते हैं, ठीक है, तो मैं आपको कराची की मिसाल दूं। क्लिफ्टन का जो ब्रिज है जो आई कैप की तरफ जाता है, 2 तलवा 3 तलवा की तरफ जाता है, अच्छा उस ब्रिज के ऊपर एक और ब्रिज है, ठीक है ना, देखा होगा आपने, जो कैंट स्टेशन से पीआईडीसी की तरफ जा रहा होता है। अच्छा, वो ब्रिज के ऊपर जो ब्रिज है वो बनाया किसी ईरानी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने। अच्छा, उन्होंने जब ब्रिज बनाया तो उन्होंने यहाँ आकर के कोई सेपरेट कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं कराई, बल्कि उन्होंने एक ब्रांच ऑफिस ओपन की, ब्रिज बनाया, उसके बाद ब्रांच बंद की और चले गए। ओके। तो वो जो ईरानी कंपनी है वो आएगी पैरा बी में, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक किसमें आएगा, पैरा बी में। अब जरा हम पैरा बी की बात करते हैं। देखिए ना, अदर कंपनी, ये कंपनी कौन सी है, कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड पाकिस्तान इज रेजिडेंट। तो अब ये जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, अच्छा एक बात और समझने की जरूरत है, Abbott USA and Abbott Pakistan Limited, these are two separate companies. Okay, वो होल्डिंग कंपनी है, ये वाली कंपनी कौन सी है, सब्सिडी कंपनी है। लेकिन जब स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने ब्रांच ऑफिस ओपन की तो क्या ये दो सेपरेट लीगल एंटिटीज हैं, नो। ठीक है ना, ये हेड ऑफिस है और वो आपका ब्रांच ऑफिस है। ठीक है। अच्छा ना, आप सुने गौर से, ये जो, अच्छा होल्डिंग कंपनी का तो कंट्रोल होता ही है, लेकिन पाकिस्तानी कंपनी तो इनकॉर्पोरेट हो गई पाकिस्तान में, तो अगर ए में अगर हम जाएं पैरा ए में, तो 100% कंट्रोल होल्डिंग कंपनी के पास होगा, तब भी पाकिस्तानी कंपनी रेजिडेंट कहलाएगी। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड की, अच्छा स्टैंडर्ड चार्टर्ड इज वन कंपनी, वो हेड ऑफिस है, ब्रांच है, लेकिन कंपनी की है ना। तो सुने, अदर कंपनी इज रेजिडेंट इफ, अच्छा इसके बाद एक कंडीशन है, वो कंडीशन अगर पूरी कर दें तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड वर्ल्ड वाइड वो भी रेजिडेंट अज्यूम की जाएगी। अब ये कंडीशन बहुत सख्त है, वो क्या सुने, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स इज सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान इन द ईयर। ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत वेग है कि कंट्रोल और मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। ओके, तो इसके बारे में फिर कुछ एक्सप्लेनेशन इस तरह से दी गई कि जनाब कंपनी के हाथ में कंट्रोल और मैनेजमेंट, अच्छा वैसे तो हर एक के पास कुछ ना कुछ होता है, प्यून के पास भी है और चौकीदार के पास भी है और मैनेजर के पास भी है, लेकिन ज्यादातर कंट्रोल किसके हाथ में होता है, डायरेक्टर्स के हाथ में। अच्छा, अब डायरेक्टर्स उस कंट्रोल को एक्सरसाइज कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं, थ्रू डायरेक्टर्स मीटिंग, कि डायरेक्टर्स की मीटिंग में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में डिसीजन होते हैं और फिर उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुख्तलिफ एम्प्लॉयज को पावर दिए जाते हैं। ठीक है, ओके। तो असल पावर किसके पास हो गया, असल कंट्रोल और मैनेजमेंट किसके हाथ में हो गया, डायरेक्टर्स के हाथ में। तो बात ये बनी कि जिस कंट्री में डायरेक्टर्स की मीटिंग्स हो वहीं पर उनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अज्यूम किया जाएगा। आई रिपीट, जिस कंट्री में डायरेक्टर्स की मीटिंग्स होंगी
वहीं पर उनका कंट्रोल और मैनेजमेंट अज्यूम किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वर्ल्ड वाइड उसके तमाम डायरेक्टर्स अगर ये डिसाइड करें कि सब के सब डायरेक्टर्स पाकिस्तान आ जाते हैं और यहाँ मीटिंग करते हैं, तो ठीक है, कंट्रोल और मैनेजमेंट होल्डी इन पाकिस्तान हो गया। ठीक है, साल में जितनी मीटिंग है सब पाकिस्तान में हो। कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता। देखिए, डायरेक्टर्स आपके जो वर्ल्ड वाइड है, कोई अमेरिकन डायरेक्टर है, कोई जर्मन है, क्या वो पाकिस्तान आ सकते हैं? आ तो सकते हैं, वापस जाने की गारंटी नहीं है। ठीक है, ओके, क्योंकि हम असल में मेहमान नवाज हैं। मेहमान आता अपनी मर्जी से है, जाता हमारी मर्जी से। ओके, तो बादशाह साहब ये तो आप भूल जाएं कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो वर्ल्ड वाइड और उसके सारे के सारे डायरेक्टर्स पाकिस्तान में आके मीटिंग करें, ऐसा नहीं होता। हाँ, एग्जाम में ऐसा हो सकता है, एग्जामिनेशन क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली हमने कभी आज तक ऐसा होता हुआ देखा नहीं। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रैक्टिकली स्पीकिंग जितनी भी हमारी फॉरेन कंपनीज हैं वो सब की सब क्या हो गई, नॉन रेजिडेंट। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल नहीं करती। ओके, अच्छा, वो फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे कि एक कंपनी रेजिडेंट है तो वो कैसे टैक्स पे करेगी, और नॉन रेजिडेंट है तो वो टैक्स कैसे पे करेगी। ओके, अच्छा, अब उसके बाद चलिए मैं जरा क्वेश्चन देख लेता हूँ कि आप में से किसी ने कुछ क्वेश्चंस किया है। अगर कंट्रोल होल्डिंग कंपनी का हो तो वो मैंने आपको बता दिया कि अगर कंपनी पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हो जाए तब तो हर सूरत में वो रेजिडेंट होगी, चाहे कंट्रोल किसी के पास भी हो। जैसे सर ये तो बेनिफिशियल है, नहीं, देखिए अभी आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब हम फेज 2 डिस्कस करेंगे ना कि एक रेजिडेंट कैसे टैक्स पे करता है और नॉन रेजिडेंट कैसे टैक्स पे करता है, तो फिर आप कह सकते हैं ये बेनिफिशियल है, बेनिफिशियल नहीं। ओके, अच्छा, एक और क्वेश्चन है सर, अगर एक शख्स पाकिस्तानी है और वो ट्रांजिट में एक दिन के लिए पाकिस्तान आया है, तो बात ये है कि देखिए अगर आप पाकिस्तानी है ना तो आपका ट्रांजिट वाला कंसेप्ट कोई नहीं है। इसलिए अगर कोई पाकिस्तानी है और वो जनाब बॉम्बे से जा रहा हो या दुबई से जा रहा है बॉम्बे, तो वो उसको यहाँ आकर के ट्रांजिट इससे उसका नहीं काउंट किया जाएगा। अगर वो एक दिन यहाँ रुक जाता है तो वही पाकिस्तानी, क्या उसको पाकिस्तान का वीजा लेने की जरूरत है? द आंसर इज नो। अच्छा, उसके बाद फिर अब बट इफ सर सम ऑफ ऑल मीटिंग्स विल अरेंज इन पाक देन व्हाट क्राइटेरिया? अच्छा सुनिए, यहाँ चूंकि होली का जिक्र किया गया, इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी के केस में तमाम की तमाम मीटिंग्स पाकिस्तान में होंगी तो ये कंडीशन फुलफिल होती है। बल्कि सुने, आजकल तो एक पता है कंसेप्ट क्या है, आजकल तो किसी जगह फिजिकल मीटिंग होती ही नहीं है, नेट मीटिंग होती है। ठीक है, जैसे आजकल तो क्लासेस भी नेट पर हो रही हैं। ओके, अच्छा, जो नेट मीटिंग हो रही है, क्या आप उन्हें मीटिंग इन पाकिस्तान कह सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। ठीक है ना, तो 99.99% बल्कि मैं कहूँगा 100% चांस यही है कि जो फॉरेन कंपनीज हैं जिन्होंने पाकिस्तान में ब्रांच ऑफिस ओपन की है वो क्या होंगे, नॉन रेजिडेंट। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जाम में ऐसा हो सकता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन ये कि मल्टीनेशनल कंपनी के डायरेक्टर्स मीटिंग ईच ईयर अगर डिफरेंट कंट्रीज में करें तो बहरहाल वो कंट्रोल इन पाकिस्तान अज्यूम नहीं किया जाएगा। अच्छा सर, पॉइंट बी में जहां मीटिंग कंडक्ट हो रही है वो रेजिडेंट होंगी कंपनी। ओके, देखिए बिल्कुल हमने कहा कि अगर सारी मीटिंग्स पाकिस्तान में हो तो ये कंट्रोल पाकिस्तान में अज्यूम किया जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता। ठीक है सर, पॉइंट भी बता दें दोबारा। देखिए पॉइंट भी यही है कि अगर कोई, हम फॉरेन कंपनी की बात करें जिसने ब्रांच ऑफिस ओपन की है, तो सबसे अच्छी एग्जाम्पल क्या, एशियन चार्ट बैंक है। अच्छा, एशियन चार्ट बैंक क्या कंपनी इनकॉर्पोरेट इन पाकिस्तान है? नो, आउटसाइड पाकिस्तान इनकॉर्पोरेट हुई है, लेकिन उनकी ब्रांचेस पाकिस्तान में है। ओके, अच्छा, अब ऐसे में जो ब्रांचेस हैं वो पैरा बी में आएंगी। अच्छा, अब ईस्टर्न चार्ट बैंक रेजिडेंट होगा किस सूरत में? एक ही सूरत में, वो ये कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ठीक, ओके, कि जितने डायरेक्टर्स हैं वर्ल्ड वाइड वो सब के सब पाकिस्तान में आके मीटिंग करें। अच्छा, एक और चीज वो ये कि जो नंबर ऑफ डेज फिजिकल प्रेजेंट इन पाकिस्तान, वो कंसेप्ट इंडिविजुअल के लिए था, कंपनी के लिए नहीं है। कंपनी का क्राइटेरिया क्या है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट कहाँ हुई है? अगर पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई है तो सुने गौर से, अगर आपको बताया जाए कि, और ऐसे काफी केसेस हैं कि एक कंपनी पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई लेकिन डायरेक्टर्स में तो कोई पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, ओके, उन्हें पर्चियां आती थी तो वो सब के सब चले गए दुबई, वहीं बैठ के बिजनेस कर रहे हैं।
लेकिन जो कंपनी पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई है तो उनका होल एंड सोल कंट्रोल आउटसाइड पाकिस्तान हो, तब भी पैरा ए के मुताबिक वो रेजिडेंट है विदाउट एनी कंडीशन। तो कंट्रोल और मैनेजमेंट हम किस केस में देखेंगे? फॉरेन कंपनी के केस में कि जिसने यहाँ पर ब्रांच ऑफिस ओपन किए। इसे की सुने, जिसने मैंने आपको बताया ना, इमार पाकिस्तान लिमिटेड। अच्छा, इमार पाकिस्तान लिमिटेड का 100% कंट्रोल किसके हाथ में है? इमार यूएई के हाथ में है, लेकिन वो पैरा ई में आएगी। ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। देखिए, अब है कंपनी की डेफिनेशन। अच्छा बेटा, अब मैं क्वेश्चन जरा फिर थोड़ा सा डेफर करूंगा, इसलिए कि अच्छा, अब ये जो है कि सर परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन कंपनी कैसे डिटरमिन करते हैं, ये बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, अभी मैं उसको डेफर कर रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज सुन लीजिएगा, अगर मैं टैक्सेशन में कोई क्वेश्चन डेफर कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे वो क्वेश्चन आता नहीं है, हो सकता है बहरहाल। देखिए लेकिन अच्छा चीज क्या है कि अगर कोई बहुत ही एडवांस लेवल का क्वेश्चन होगा जो हमारे बेसिक कंसेप्ट के फ्लो को डिस्टर्ब कर होगा, मैं उसके जवाब नहीं दूंगा। और अगर सुने, टैक्सेशन में अगर कोई क्वेश्चन डेफर कर दिया जाए, उसे आप क्या कहते हैं? डेफर टैक्सेशन। और इसके ऊपर पूरा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ठीक है। तो मेरे क्वेश्चन डेफर करने पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी ने पूरा IFRS बनाया हुआ है। ठीक है। अच्छा देखिए, अब है कंपनी की डेफिनेशन। ठीक है। अच्छा, कंपनी की डेफिनेशन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जरा वाइड है, कॉर्पोरेट लॉ में थोड़ा सा बहुत छोटी सी है। देखिए यहाँ पर क्या है, कंपनी एज डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट। ठीक है ना। तो कंपनीज एक्ट 2017 है, उसमें जितनी भी कंपनीज हों, अच्छा सिर्फ कंपनीज एक्ट नहीं, वहां पर जिक्र क्या है कि कंपनीज एक्ट में अगर कोई डेफिनेशन कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो बात के साथ उससे पहले एक था कंपनीज ऑर्डिनेंस। अच्छा ठीक है, तो बात के साथ अच्छा कंपनी की मैं आपको जरा थोड़ी हिस्ट्री बताऊं। पाकिस्तान में सबसे पहले था कंपनीज एक्ट 1913, फिर उसके बना कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, फिर बना कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016, और जो करंटली एप्लीकेबल है वो है कंपनीज एक्ट 2017। अच्छा, कंपनीज एक्ट 2017 ने पिछले तमाम लॉस को कवर किया हुआ है। अगर कोई कंपनी बनी थी 1985 में तो वो तो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत बनी थी, तो वो भी कंपनीज एक्ट 2017 में कवर होती है। ओके। अच्छा, दूसरा है इंक्लूडिंग ए स्मॉल कंपनी। अच्छा, स्मॉल कंपनी को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये हमारे चैप्टर नंबर 14 में से जिक्र आएगा। ओके। अच्छा ना, उसके बाद फिर अब कंपनी ये हो गई, फिर है बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा, बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी में क्या फर्क है? तो बात ये है कि बॉडी कॉर्पोरेट में वो कंपनीज आ जाएंगी जो कंपनीज एक्ट 2017 के अलावा रजिस्टर्ड हों। जैसे बैंक है, वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस में रजिस्टर्ड है। ठीक है। इसी अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है तो वो इंश्योरेंस एक्ट में रजिस्टर्ड होती है। ठीक है। तो वो सब क्या है? वो बॉडी कॉर्पोरेट है। अच्छा, उसका फिर मुदारबा। अच्छा, ये मुदारबा ऑर्डिनेंस है, कुछ बिजनेस एंटिटीज कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती हैं, कुछ मुदारबा में रजिस्टर्ड होती हैं। अच्छा, मुदारबा आपके जो है वो कॉर्पोरेट लॉ का जो पेपर है उसमें शामिल है। ठीक है। तो हम यहाँ डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे कि मुदारबा क्या होता है और उसमें और कंपनी में क्या फर्क होता है। तो बात एक साथ जिस तरह से कंपनीज एक्ट है उस तरीके से मुदारबा ऑर्डिनेंस है। तो कुछ कंपनी जो है वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती हैं, कुछ मुदारबा ऑर्डिनेंस में रजिस्टर्ड होती हैं। और मुदारबा होते ही लिस्टेड हैं, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं। अच्छा, उसके बाद है ये बॉडी इनकॉर्पोरेट अंडर द लॉ ऑफ अ कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। ये आपकी हो गई जनाब फॉरेन ब्रांचेस, बल्कि ब्रांच ऑफ अ फॉरेन कंपनी। तो स्टैंडर्ड चार्ट बैंक इसी पैरा 4 में आता है। ये जो फॉरेन कंपनी है उसने यहाँ पर अपनी एक ब्रांच ऑफिस ओपन की है। ठीक है। देखिए बॉडी कॉर्पोरेट क्या है, कंपनीज एक्ट में जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है, क्या उसके अलावा भी कुछ और कंपनीज होती हैं? यस। देखिए ना, बैंक में तो कंपनी है, लेकिन बैंक जो है वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, तो उससे हम बेसिकली कहेंगे बॉडी कॉर्पोरेट। तो वो कंपनीज जो कंपनीज एक्ट के अलावा किसी और लॉ में रजिस्टर्ड हो, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, बैंकिंग कंपनी हो गई, कोई और कंपनी हो गई। ओके। अच्छा ना, उसके बाद नंबर 5 है कोऑपरेटिव सोसाइटी, फाइनेंस सोसाइटी और अदर सोसाइटी। अच्छा, मैं इसको डिटेल में नहीं देखूंगा, लेकिन सुने, कोऑपरेटिव सोसाइटी तो आपको पता है पाकिस्तान में कराची में बल्कि एक एरिया है PECHS,
पूरा क्या है वो, किसी को पता है? PECHS, पी तो हो गया पाकिस्तान, आगे बोले देखिए, यह है पाकिस्तान एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ठीक है ना। तो हुआ ये था कि शुरू में जब पाकिस्तान बना उसके कुछ अरसे के बाद एक पूरा एरिया, एक सोसाइटी बनी, एक एरिया गवर्नमेंट ने उस सोसाइटी को दिया बहुत ही कम प्राइस में, और वो सोसाइटी ने क्या किया, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनको सिर्फ अलॉट किया बहुत ही कम प्राइस में, बाद में फिर उन्होंने उसको बेचना शुरू कर दिया। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का बाकायदा एक्ट अलग है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कंपनी की डेफिनेशन में ही आती है। ओके, फाइनेंस सोसाइटी को भी डिस्कस नहीं कर रही। अच्छा, उसके बाद है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ईडी सेंटर। ओके, देखिए, अच्छा हमारे पास जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो दो होती हैं। एक वो होती है जो कि ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड है, ठीक है, जैसे ईडी सेंटर है वो एक ट्रस्ट है, सैलानी वेलफेयर सेंटर है वो एक ट्रस्ट है। और ये भी होता है कि कोई चैरिटेबल इदारा वो कंपनीज एक्ट में अपने आप को इनकॉर्पोरेट करवा ले, और वो आपने सुना होगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ, सेक्शन नंबर 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017। ओके, वो भी है। तो दोनों चीजें इसमें आती हैं। अगर कोई कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है तो वो तो ऊपर नंबर 1 में ऑलरेडी आ गया, लेकिन नंबर 6 में क्या आ जाएगा, सैलानी वेलफेयर सेंटर। अच्छा, अब बात ये कि अच्छा फाइनेंस सोसाइटी को भी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अच्छा ना, अब हम बात करते हैं कि जो ईडी सेंटर है ना, तो ईडी सेंटर की अपनी इनकम क्या है, वो तो जीरो है, जो ज़कात रिसीव करते हैं और डोनेशन रिसीव करते हैं। लेकिन बात ये के साथ वो विदहोल्डिंग एजेंट होते हैं। तो अगर कोई ईडी सेंटर है, ठीक है, उसके कोई एम्प्लॉइज है, उसकी सैलरी, ठीक है, अगर वो टैक्सेबल है, क्या वो टैक्स डिडक्ट करेंगे? यस। इसे किसे अगर परचेस करते हुए उन्होंने कहा कि कंपनी टैक्स डिडक्ट करे, ठीक है ना, तो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इनकम टैक्स पर्पस के लिए वो कंपनी की डेफिनेशन में शामिल है। ओके, इसका फिर आगे चलते हैं। ट्रस्ट, वही बात आती है, जो ट्रस्ट है वो भी कंपनी की डेफिनेशन में शामिल है। अब ये ट्रस्ट जो है वो चैरिटेबल भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर, जैसे आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट होता है, ओके, तो वो बहरहाल आर्मी के लोगों के लिए कुछ काम करते हैं। उसके बाद ये आपका आ गया फॉरेन एसोसिएशन। अच्छा देखिए, नंबर जो 8 है, इसको आप पढ़ लें। ये असल में कोई चीज नहीं है सिवाय इसके कि एफबीआई के पास ये पावर है कि जिस तरह से उन्होंने 1 से लेकर 7 तक चीजें स्पेसिफाई की, वो कोई और चीज भी कह सकते हैं कि ये कंपनी है। तो ये पावर है सिर्फ किसके पास, कम एफबीआई के पास, ठीक है, कि वो किसी भी और एंटिटी को, जिस तरह से उन्होंने फाइनेंस सोसाइटी को डाला है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंपनी कहा है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी कहा है, बिल्कुल उससे किसी और इदारे को भी कंपनी कह सकते हैं। और आखिर में है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ये भी कंपनी की डेफिनेशन में आ जाता है। अच्छा, अभी डेफिनेशन पर, इस डेफिनेशन पर हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ये याद करना आपका काम है। आईसीबी की एग्जामिनेशन में कभी कभी डेफिनेशन आ जाती है। अच्छा, आई कैप सीए फाइनल, वहां तो डेफिनेशन का मसला ही नहीं है, इसलिए कि उन्होंने तो इसको कर दिया ओपन बुक, इसको तो उन्होंने कर दिया है ओपन बुक, ठीक है। अच्छा ना, अब एक और चीज सुन लीजिएगा। अभी मेरी बात हो गई है आईसीएमए के हरी साहब से, ओके, और हमारा एक और बंदा है वहाज रहमानी, उनसे बात भी हो गई है, वो इंशाल्लाह आपस में कोऑर्डिनेट कर लेंगे। और आपके जो चैप्टर नंबर 1 है उसके तकरीबन कोई 10 वीडियो लेक्चर्स तैयार हो चुके हैं, और वो इंशाल्लाह अगर वो आपस में कोऑर्डिनेट कर लेते हैं तो हम उसको, बल्कि मैं आज कोशिश करूंगा आज शाम में मैं वो 10 के 10 वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर दूं गूगल ड्राइव के ऊपर, ठीक है। अच्छा, करना क्या आपको कि वो 10 के 10 आप लेक्चर देखें, ओके, और उसके बाद उसमें अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो तो आप ग्रुप पे जा करके और उसकी क्वेरीज रेज कर सकते हैं। अच्छा देखिए, अब एक ट्रस्ट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या फर्क है, कोई खास फर्क नहीं है सिवाय इसके कि एनपीओ हम आमतौर पर कहते हैं जो चैरिटेबल बेस पे काम करते हैं, जैसे ईडी सेंटर हो गया। ट्रस्ट एक वाइड डेफिनेशन जिसमें आर्मी के कुछ ट्रस्ट आ जाएंगे, नेवी के कुछ ट्रस्ट आ जाएंगे, वो जनरल चैरिटेबल बेस पे काम नहीं करते, ठीक है। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नहीं मिला अभी तक। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है
वो मुझे नहीं पता, जस्ट मिनट। देखिए अगर मैं आपको एक ICM बिजनेस ऑनलाइन क्लास है, देखिए इसका एक काम ये कीजिएगा, वो ये कि जिसने ये बनाया है उसका नंबर शुरू में है, वो जरा आप नोट कर लें, ठीक है। ओके, एक नंबर नोट कीजिएगा, 033363264543। मैं रिपीट करता हूँ, 033363264543। ये वो जो एडमिन होगा उसका नंबर होगा, तो वो आप उसको जरा अगर SMS करें व्हाट्सएप वगैरह पर, तो वो आपको ऐड कर लेगा, ठीक है। अच्छा ना, उसके बाद अब जो क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं, लिंक टू ज्वाइन ग्रुप ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, फिर है वीडियो लेक्चर्स ऑफ योर्स, तो डेफिनेटली मैंने अपने ही लेक्चर डालें, कोई इसमें डांस की वीडियो नहीं होगी, कोई गाने की वीडियो नहीं होगी, ठीक है। ओके, अच्छा सर व्हाट्सएप का ग्रुप बन गया है, यस, ये मैंने आपको नंबर व्हाट्सएप के ग्रुप पे दिया है। अच्छा सर कोऑपरेटिव सोसाइटी बता दें प्लीज। ओके, देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी ये है कि गवर्नमेंट ने शुरू में एक स्कीम निकाली थी, अभी भी होगी, जैसे देखिए सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, पाकिस्तान एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, तो उसका बाकायदा लॉ अलग बना, और उसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ जमीन अलॉट करती है, और फिर मखसूस लोगों को जमीन बेची जाती है कम प्राइस को, ठीक है। ओके, अच्छा ना, उसके बाद अब ये कि आप गूगल ड्राइव का लिंक, तो गूगल ड्राइव का लिंक मेरे पास नहीं है, या फिर हिसाब से जरा कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा ICM की जो है। अच्छा, वो व्हाट्सएप वाला ग्रुप होने का एक मत और बता दें, लिखिएगा जरा, 0333, एक मिनट, 033363265543। मैं रिपीट करता हूँ, 033363265543। ये ICM का कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, तो ये आप इसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने रिपीट नंबर कर दिया। सर स्टैंडर्ड चार्टर्ड के लिस्टेड NPX स्टिल ब्रांच ऑफिस, नो। देखिए बात ये, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, ओके। कोई भी फॉरेन कंपनी, मेरी इंफॉर्मेशन मुताबिक कोई भी फॉरेन कंपनी जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, ओके, जहां तक मेरे इंफॉर्मेशन का ताल्लुक है। अच्छा लेकिन सुनिए, अगर लिस्टेड है कोई पाकिस्तान में, तो उसके लिए जरूरी है कि पहले वो पाकिस्तान में सेपरेट कंपनी के तौर पे इनकॉर्पोरेट हो, तब तो लिस्टेड हो सकती है, ठीक है। अच्छा ना, अब उसके बाद मेरा नाम थोड़ा सा कंसेप्ट आगे बढ़ाते हैं, वरना मामला यहाँ पर रह जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। अब है AOP। देखिए बात ये कि AOP की एक तो है डेफिनेशन, और एक है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस। तो पहले काम करें, हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। AOP इंक्लूड द फर्म, ये है पार्टनरशिप फर्म। अच्छा, अब इसमें दोनों किस्म की फर्म आ जाएंगी। इसमें पार्टनरशिप फर्म जो रजिस्टर्ड है पार्टनरशिप एक्ट के तहत, वो भी आ जाएगी, और अगर कोई अनरजिस्टर्ड फर्म है वो भी आ जाएगी। लेकिन जब आप फर्म बनाते हैं पार्टनरशिप फर्म, तो क्या जरूरी है कि उसका पार्टनरशिप एक्ट में आप उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएं? ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसमें रजिस्टर्ड फर्म भी है और अनरजिस्टर्ड फर्म भी है। अच्छा, फिर उसमें कंसेप्ट है हिंदू अनडिवाइड फैमिली। अच्छा, ये हमने चूंकि कॉपी किया हुआ है ना लॉ, तो बेसिकली ये इंडिया का कंसेप्ट है जो हमने यहाँ पर उसको कॉपी कर लिया है। पाकिस्तान में ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि एप्लीकेबल है। बहरहाल वहाँ का कंसेप्ट कुछ इस तरीके से है कि अगर दो भाई हैं और दोनों एक ही घर में रहते हैं और दोनों का सेपरेट बिजनेस है, तो वो ऑटोमेटिकली दोनों बिजनेस मिला करके एक पार्टनरशिप फर्म बन जाती है, ठीक है। लेकिन मुस्लिम में ऐसा नहीं है। अगर एक घर में दो भाई रहते हैं, तो अगर वाकई में पार्टनरशिप है तो ठीक है, लेकिन ऑटोमेटिकली दोनों का सेपरेट बिजनेस जो है वो पार्टनरशिप फर्म में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। अच्छा, उसके बाद है एनी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ठीक है ना। आर्टिफिशियल पर्सन किसे कहते हैं? इंडिविजुअल के अलावा जो कुछ है वो सब आर्टिफिशियल है, ठीक है। जुरिडिकल का मतलब बेसिकली लीगल पर्सन, ओके। अच्छा, फिर उसके बाद एंड एनी अदर बॉडी ऑफ पर्सन फॉर्म अंडर फॉरेन लॉ, ठीक है, बट डज नॉट इंक्लूड अ कंपनी। तो बेसिकली क्या है कि इस AOP में इंडिविजुअल नहीं आएगा, कंपनी नहीं आएगी, तो फिर क्या आएगा? तो प्रैक्टिकली दो चीजें आती हैं,
एक है पार्ट, अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को फिलहाल छोड़ दें तो दो इसमें कॉमन एग्जांपल्स हैं, एक है पार्टनरशिप और एक है ज्वाइंट वेंचर। ठीक है, कैसे ज्वाइंट वेंचर क्या होता है सुने, दो कंपनी मिल करके क्या किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकती है, यस ये होगा ज्वाइंट वेंचर। दो इंडिविजुअल और एक कंपनी मिल करके किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं, यस ये हो गया ज्वाइंट वेंचर। ओके, अच्छा ना, अब हम बात करते हैं कि ओपनिंग पैराग्राफ, ये अलग सुने, ये है AOP shall be considered as resident if control and management of the affairs is situated wholly or partly in Pakistan in the year। अब यहाँ चूंकि wholly का वर्ड भी है और partly का वर्ड भी है, तो सुने, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है उसमें लेट्स से 7 पार्टनर्स हैं, तो ये हो सकता है कि 6 पार्टनर्स दुबई में बैठे हों, एक पार्टनर कराची में, पाकिस्तान में, और यहाँ बैठ के वो डेफिनेटली बिजनेस अफेयर्स थोड़ा बहुत मैनेज कर रहे हैं। तो अब ये AOP क्या हो जाएगी, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, तो ये हो जाएगी रेजिडेंट, क्योंकि अगर 7 में से एक पार्टनर भी पाकिस्तान में है तो फिर वो पार्टली कंट्रोल की डेफिनेशन में आ जाता है, एक बात। दूसरी बात ये कि सुने, एक और क्वेश्चन में कुछ इस तरह से आया कि 7 पार्टनर्स हैं, अच्छा 7 के साथ जो है वो दुबई में है, लेकिन उनमें से एक जो है कभी कभी पाकिस्तान आकर के बिजनेस अफेयर्स मैनेज कर लेता है। तो लेट्स से 6 पार्टनर्स 12 महीने दुबई में है, एक पार्टनर जो 7वां है वो जनाब 4 महीने पाकिस्तान में रहा और 8 महीने दुबई में रहा, तो वो AOP क्या हो गई, रेजिडेंट। तो अब ऐसे में 99% चांसेस क्या हैं कि AOP रेजिडेंट होगी, AOP क्या हो जाएगी, रेजिडेंट हो जाएगी। ठीक है, ओके, अच्छा ना, अब एक और चीज सुनेगा, क्या ऐसा हो सकता है कि पार्टली कंट्रोल पाकिस्तान में ना हो, यस ऐसे केसेस हैं। देखिए मैं ग्रुप को जानता हूँ, उस ग्रुप में मतलब वो AOP है, 4 पार्टनर्स थे, अच्छा उनमें से 3 पार्टनर्स बारी बारी उठा लिए गए और फिर कुछ नजराना दे करके उनकी वापसी हुई। तो अब चौथी की बारी आए, उससे पहले उन्होंने क्या किया, चारों के चारों चले गए मलेशिया, कुछ बिजनेस वहां उन्होंने सेट किया, लेकिन पाकिस्तान का बिजनेस उन्होंने खत्म नहीं किया, पाकिस्तान की AOP थी वो चलती रही, वो सारा नेट के ऊपर उनका बिजनेस चलता रहा और वो पूरे साल पाकिस्तान में कोई भी नहीं आया। ओके, तो अब उनका कंट्रोल होली आउटसाइड पाकिस्तान है, ठीक है, तो अब वो AOP क्या होगी, वो हो जाएगी नॉन रेजिडेंट। ओके, अच्छा अब हमारा ये फेज किस हद तक मुकम्मल हो गया, बल्कि बड़ी हद तक, कि कोई शख्स रेजिडेंट कब होता है और नॉन रेजिडेंट कब होता है। ठीक है, अब हमारा सेकंड फेज स्टार्ट होगा और वो ये है कि रेजिडेंट होने से क्या फर्क पड़ता है। देखिए ना, मिस्टर ए रेजिडेंट है, मिस्टर बी नॉन रेजिडेंट है, क्या इन दोनों में कोई फर्क होना चाहिए, यस, एक को कोरोना हुआ दूसरे को नहीं हुआ। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि साहब इनमें क्या फर्क है। ठीक है, चलें स्टार्ट करें, यस। अच्छा ना, ये क्वेश्चन किसी ने किया है, जस्ट अ मिनट। सर इन केस ऑफ कंपनी AOP मैनेजमेंट का पाकिस्तान में होना कंडीशन है, यस। कितने दिन पाकिस्तान में हैं वो तो मैटर नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। देखिए ओके, बात ये, अगर हम AOP की बात करते हैं तो अगर AOP में चूंकि पार्टली का जिक्र किया है, तो अगर एक पार्टनर एक दिन में पाकिस्तान आके कोई मीटिंग कर लेगा तो वो, या कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन कर लेगा तो वो पार्टली इन इन पाकिस्तान वाली डेफिनेशन में आ जाएगी। कंपनी का अलग क्राइटेरिया होता है, आपको पता है। ठीक, अच्छा ना, उसका फिर सर ऑपरेशन अगर पाकिस्तान में है या कंट्रोल और मैनेजमेंट आउटसाइड है तो नॉन एंड होगी AOP, यस। जैसे मैंने बताया ना कि बिजनेस तो पाकिस्तान में कर रहे थे वो 4 जो पार्टनर की मैंने बात की, लेकिन वो चारों चारों पाकिस्तान से बाहर थे, तो अब ऐसे में क्या होगा कि वो AOP नॉन रेजिडेंट कंसिडर की जाएगी। अब वो टैक्स कैसे पे करेंगे वो तो भी डिस्कशन स्टार्ट होगा। ओके, बल्कि आपको पता है कि एक जमाने में परचेज सिस्टम बहुत कॉमन था, अब जरा थोड़ा सा कम हो गया है बहरहाल। ठीक है, अच्छा ना, अब एक काम करते हैं, बजाय से और कुछ क्वेश्चन लें, थोड़ा सा जरा एक 10 मिनट है हमारे पास, ये पैराग्राफ जरा पढ़ तो लें आप लोग।
अच्छा, इस पैराग्राफ को हम जरा थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, सुना गौर से। हम इंडिविजुअल की बात करें फिलहाल। देखिए, आप हैं मिस्टर ए। अच्छा, आप पाकिस्तानी हैं, मुबारक हो। उसके बाद क्या हुआ कि आप जो है वो ठीक है, आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रहते हैं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान की आपकी इनकम है, साथ में कोई बाहर की इनकम भी हो? ठीक है ना, हालांकि आप पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन बहरहाल जैसे लेट्स से यहाँ आपकी प्रॉपर्टी है, आपने रेंट पर दिया हुआ है। हो सकता है कि आपकी दुबई में एक प्रॉपर्टी हो छोटी मोटी, ठीक है, 80 फ्लोर की, और पूरी आपने रेंट पर दी हुई है, तो वहां से थोड़ी बहुत रेंट इनकम आ जाएगी। इसी के से यहाँ आपकी एक शॉप है, ठीक है, पान की, लेकिन साथ में साउथ अफ्रीका में आपकी एक छोटी सी शॉप है डायमंड्स की, तो वहां से भी कुछ इनकम आ रही है। तो अच्छा देखिए, अगर आपको सिर्फ पाकिस्तान की इनकम है तब तो ये पैराग्राफ समझे बेकार हो गया। लेकिन अगर आपकी पाकिस्तान की इनकम भी और फॉरेन सोर्स इनकम भी है, तो अगर आप रेजिडेंट हैं तब तो आप क्या करोगे कि आप अपनी वर्ल्ड ओवर इनकम पाकिस्तान में डिस्क्लोज करोगे और उस पर टैक्स पे करोगे, ठीक है। जबकि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम पर पाकिस्तान में टैक्स पे करेगा, ठीक है। जैसे नहीं, आपके हमारे कुछ कजन वगैरह होते हैं ना, वो दुबई में जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो होता है वो नॉन रेजिडेंट होते हैं, लेकिन वहां दुबई में रहते रहते क्या उनकी कोई पाकिस्तान सोर्स इनकम हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो वो क्या करेंगे? अच्छा देखिए सर, अगर एओपी पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई है तो उसे रेजिडेंट देखिए, ओके, एओपी इनकॉर्पोरेट नहीं होती, रजिस्टर्ड होती है। तो अगर रजिस्टर्ड भी है लेकिन उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट 100% पाकिस्तान से बाहर है, तो वो नॉन रेजिडेंट होगी। जबकि उसने पाकिस्तानी कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट हो जाए और 100% कंट्रोल आउटसाइड पाकिस्तान हो, तब भी वो रेजिडेंट कहलाएगी। तो फर्क है एओपी में और कंपनी में। अच्छा, हम जो बात करते हुए कि आपकी इनकम पाकिस्तान से आ रही है और आपकी वर्ल्ड इनकम भी है, तो अगर कोई नॉन रेजिडेंट है तो वो सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम पर टैक्स पे करेगा। मैं रिपीट करता हूँ, एक रेजिडेंट पर्सन अपनी वर्ल्ड ओवर इनकम पाकिस्तान में डिस्क्लोज करेगा और पाकिस्तान में टैक्स पे करेगा। जबकि एक नॉन रेजिडेंट पर्सन, अच्छा अभी आपको क्वेश्चन नहीं करने क्योंकि आगे इसमें कुछ कंसेप्ट बाकी हैं, ठीक है। जबकि एक नॉन रेजिडेंट पर्सन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी सोर्स इनकम पर टैक्स पे करेगा। ओके, अच्छा, अब इसमें डबल टैक्सेशन का इम्पैक्ट आ सकता है। कैसे? देखिए, ये जो लॉ आपके सामने है पाकिस्तान का, यही लॉ एग्जैक्टली यूके में भी है। डेफिनेटली उन लोगों ने हमसे कॉपी किया हुआ है, ठीक है। तो यही लॉ एग्जैक्टली वहां पर भी है। तो आप सुनें, अगर आप रेजिडेंट यहाँ के और यूके में आप कुछ अर्से के लिए गए, वहां के आप नॉन रेजिडेंट हैं, लेकिन इसी लॉ के तहत आप यूके की इनकम पर क्या यूके में टैक्स पे करेंगे? यस, वहां के आप नॉन रेजिडेंट हैं, तो यूके की इनकम पर तो आपको यूके में टैक्स पे करना पड़ेगा। और यहाँ का लॉ ये कह रहा है कि आप यहाँ की इनकम भी टैक्सेबल करें पाकिस्तान में और यूके की इनकम भी पाकिस्तान में टैक्सेबल करें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूके की इनकम डबल टैक्स हो गई, ठीक है ना। ओके, अब क्या कोई इनकम डबल टैक्स होनी चाहिए? नहीं ना। तो उसके लिए एक और कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट ये है कि पाकिस्तान में एक सेक्शन है, पाकिस्तान में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, उसमें एक सेक्शन है टैक्स ट्रीटी। तो अब मैं जरा इसको पूरा पढ़ूंगा। देखिए, अ रेजिडेंट पर्सन, जस्ट अ मिनट, अ रेजिडेंट पर्सन इज टैक्सेबल फॉर हिज वर्ल्ड ओवर इनकम सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन। तो बात एक साहब, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी फॉरेन कंट्री से एग्रीमेंट कर सकते हैं। कौन सा? एग्रीमेंट फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? टैक्स ट्रीटी, और शॉर्ट करो उसको टीटी। ओके, तो बात ये है कि ये एग्रीमेंट का मतलब भी ये होता है कि डबल टैक्स नहीं होगा। तो अब यूके से क्या हमारा एग्रीमेंट है? बिल्कुल है। ये तकरीबन कोई 160 या 170 कंट्री के साथ हमारा एग्रीमेंट हो चुका है। ठीक, अब ऐसे में यूके के साथ हमारा एग्रीमेंट है, फाइन। तो आप सुने जरा गौर से, बल्कि सॉरी 160 नहीं, 60 या 70 कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट हो चुका है, ठीक है। ओके, 100 निकाल दें इसमें से। आप सुने, यूके से जो एग्रीमेंट हो चुका है, तो अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो हमें वो टेक्स्ट टीटी निकाल कर देखनी पड़ेगी, उसको पढ़ना होगा और देखना पड़ेगा उसमें क्या लिखा है।
लेकिन जनरल कंसेप्ट ये है, अच्छा टैक्स ट्रीटी की जो डिटेल्स हैं वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो जनरल कंसेप्ट ये है कि जहां टैक्स ट्रीटी हो वहां पर यूके की इनकम पर यूके में टैक्स पे कर दो और पाकिस्तान की इनकम पर पाकिस्तान में टैक्स पे कर दो, ठीक है ओके। लेकिन जहां टैक्स ट्रीटी ना हो उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। अब सुनेगा एक बात और से, वो ये कि अगर यूके से आपकी इनकम आ रही है, ऑस्ट्रेलिया से आपकी इनकम आ रही है और इन कंट्रीज के साथ टैक्स ट्रीटी मौजूद है, अब गौर से सुने, इस केस में क्या आपको यूके के इनकम पर टैक्स पे करना है? पाकिस्तान नहीं करना ना, लेकिन डिस्क्लोज करना लाजमी। टैक्स पे करना एक अलग इशू है और डिस्क्लोज करना एक अलग इशू है, ठीक है। तो लॉ ये कहता है कि अगर आप रेजिडेंट हैं तो वर्ल्ड ओवर इनकम आपको डिस्क्लोज तो करनी है, ठीक है ओके। आप सुने, अब अगर अच्छा एक मिनट क्वेश्चन आया, we did discuss that a person did a resident if he will take even a minute in a country, then how the person lives in UK and treated as non-resident? नहीं, बात ये है कि जो पार्ट ऑफ डे की बात हो रही थी उसमें हमने 1 मिनट का जिक्र किया था। देखिए पॉसिबिलिटी है कि आप 250 दिन पाकिस्तान में रहें और 100 दिन या 110 दिन आप यूके में रहें, हो सकता है ना ओके। तो आप रेजिडेंट कहाँ के होंगे? पाकिस्तान के, और यूके के आप नॉन रेजिडेंट होंगे, ठीक है। तो इतना बड़ा मसला नहीं है, इसकी बात सुनिएगा। तो हम बात करते कि लॉ ये कहता है कि अगर आप जो है वो रेजिडेंट हैं तो सबसे पहले जो काम आपको करना है वो ये कि आप अपनी वर्ल्ड और इनकम डिस्क्लोज करें, ओके। और उसके बाद आप ये कहें कि पाकिस्तान की इनकम तो जो है टैक्सेबल है, ऑस्ट्रेलिया से इनकम इतनी आ रही है और जनाब वहां से हमारा एग्रीमेंट है, तो एग्रीमेंट के तहत हमें टैक्स पे नहीं करना पाकिस्तान में, ठीक है ना करें। यूके से आपकी इनकम आ रही है, तो देखिए आजकल जो आप देख रहे हैं ना मीडिया वगैरह में और जो कोर्ट्स में जो मामले चल रहे हैं वो यही तो है कि ये बंदा अमीन नहीं है, सादिक नहीं है, ओके। वो इसलिए इस रहे बहुत शोर है जनाब ऑफ शोर एसेट्स और ऑफ शोर कंपनीज और एसिड बाहर आए। तो बारिक साहब ऑफ शोर एसिड रखना कोई जुर्म नहीं है, ऑफ शोर कंपनीज कोई जुर्म नहीं है, बाहर एसिड रखना बिल्कुल इलीगल नहीं है। असल मसला क्या है, डिस्क्लोज नहीं किया था। दो मसले हैं, एक तो डिस्क्लोज नहीं किया था, दूसरा ये नहीं बता सकते हैं कि वहां बाहर पैसा गया कैसे, ठीक है ना। देखिए सुने, अगर कोई अपना पैसा पाकिस्तान से ऑफिशियली बाहर ट्रांसफर करे और बाहर वो एसेट्स रखे, बिल्कुल भी लीगल नहीं, कोई मसला नहीं, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। अगर आपके पास ऑफिशियल सोर्स मौजूद है जिसको हम कहते हैं वाइट मनी, ठीक है ना, और आप उसको प्रूव कर सकते हैं और बाहर आप एसेट्स रख रहे हैं, कोई गुनाह नहीं है, कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला क्या है कि पैसा जो बाहर गया है वो डेफिनेटली करप्शन का पैसा है ज्यादातर केस में, ओके। तो उसको प्रूव कैसे करेंगे, तो मसला आता है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात ये कि अब अगर हम बात करते हैं नॉन मतलब एक और केस, देखिए कोई ऐसा कंट्री है जिसके साथ टैक्स ट्रीटी नहीं हो सकता है, जैसे मिसाल के तौर पर जिम्बाब्वे, हम अज्यूम कर लेते हैं कि जिम्बाब्वे के साथ टैक्स ट्रीटी नहीं है मिसाल के तौर पर। तो अगर आपकी इनकम जिम्बाब्वे से भी आ रही है, पाकिस्तान से भी आ रही है, अब क्या होगा, अब तो टैक्स ट्रीटी नहीं है, तो जिम्बाब्वे की इनकम पर आप वहां भी टैक्स पे करेंगे और जिम्बाब्वे की इनकम पर आप पाकिस्तान में भी टैक्स पे करेंगे, तो ये वाकई में डबल टैक्स हो जाएगा। लेकिन क्योंकि डबल टैक्स होना नहीं चाहिए तो उन्होंने चले काम करते हैं, अगर टैक्स ट्रीटी है तब तो फॉरेन सोर्स इनकम एग्जाम है, लेकिन अगर टैक्स ट्रीटी नहीं है तो फिर उस सूरत में उन्होंने कहा एक काम करें। अच्छा कुछ और भी केस आएंगे बहरहाल, अगर पाकिस्तान में वाकई में डबल टैक्स हो रहा है तो उन्होंने चले एक काम करें, डबल टैक्स वर्कआउट करें और फिर आपको मिलेगा एक रिबेट, टैक्स क्रेडिट। तो रिबेट या टैक्स क्रेडिट किसे कहते हैं कि रिडक्शन फ्रॉम टैक्स लायबिलिटी, ठीक है ना। कि एक बाका, अच्छा उसके लिए हम एक वर्कआउट करेंगे फॉरेन टैक्स क्रेडिट। फॉरेन टैक्स क्रेडिट का जिक्र उसका फॉर्मूला चैप्टर नंबर 2 में मौजूद है, अभी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। तो अगर वाकई में डबल टैक्स हो रही है जिम्बाब्वे की इनकम तो हम डबल टैक्स करेंगे बिल्कुल, और फिर हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हुए एक फिगर वर्कआउट करेंगे, उस फिगर को टैक्स लायबिलिटी में से माइनस कर देंगे। तो कंसेप्ट क्या बन गया कि अगर आप रेजिडेंट हैं तो आपको अपनी वर्ल्ड ओवर इनकम पाकिस्तान में डिस्क्लोज करनी है, पहला स्टेप तो ये है। दूसरा स्टेप क्या है, आप देखें टैक्स ड्यूटी है या नहीं, टैक्स ड्यूटी है खत्म हुई बात, एग्जाम्प्ट है, डिस्क्लोज कर दें, टैक्स पे ना करें।
लेकिन अगर टैक्स ड्यूटी नहीं है और कोई और भी ग्राउंड नहीं है जिससे फॉरेन सोर्स इनकम एग्जाम्प्ट हो, तो फिर तो आपको वाकई में डबल टैक्स करना होगा, और फिर आप एक रिबेट वर्कआउट करके टैक्स एबिलिटी को थोड़ा बहुत कम कर लेंगे। वो रिबेट का जिक्र हम करेंगे इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 2 में। चलें, इस कंसेप्ट में और बहुत कुछ बाकी है, लेकिन अभी यहाँ टाइम खत्म हो गया है, तो इंशाल्लाह हम यहाँ पर क्लास एंड करते हैं। अच्छा ना, अब अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, 2-4 मिनट का टाइम है। सर, इनकम डिस्क्लोज किस केस में करनी होगी? अच्छा ना, अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है तो आपको डिस्क्लोज करनी है, चाहे वो फॉरेन सोर्स इनकम हो या फिर पाकिस्तान सोर्स इनकम हो। हाँ, अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो आप सिर्फ कौन सी इनकम डिस्क्लोज करेंगे? पाकिस्तान सोर्स इनकम। लेकिन अगर आप रेजिडेंट हैं तो आपको अपनी वर्ल्ड ओवर इनकम पाकिस्तान में डिस्क्लोज करनी होगी। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? सर, वर्कआउट का बता दें। देखिए, ओके, वर्कआउट का मतलब आप फॉरेन टैक्स क्रेडिट की बात अगर कर रहे हैं तो चैप्टर 2 में आएंगे तो फिर डिस्कस करेंगे उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, ओके। अच्छा, गूगल ड्राइव लिंक मुझे नहीं पता, आपको हर हिसाब से कांटेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, फॉर रिवीजन इन दिस लेक्चर अवेलेबल ऑन यूट्यूब। यस, देखिए यूट्यूब में इस वक्त कैफ लेवल के टैक्स के 2020 के लेक्चर्स मौजूद हैं। तो जब तक आप गूगल ड्राइव पर नहीं जाते, आप यूट्यूब पे जाएं, वहाँ टाइप करें खालिद पेटी वाला, मेरी शक्ल आ जाएगी, उस पर आप क्लिक करें तो मेरा चैनल खुल जाएगा। उस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बल्कि कर लें ताकि कोई नई वीडियो आए तो आप उसको जरा देख सकें। और उसके बाद वहाँ जाकर के आप देखेंगे तो कैफ चैप्टर 101, चैप्टर 102, चैप्टर 103, इस सीक्वेंस से आपको बाकायदा वहाँ पर लेक्चर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। अच्छा ना, तो मेरा ख्याल है कि अब नमाज का टाइम भी होने वाला है। अच्छा सर, नंबर दे दें जिसने गूगल ड्राइव का पूछा है। अच्छा, ये हरी साहब का यार नंबर है। हरी साहब जो होते हैं, क्या नाम है उसका, आईसीएमई के। अब आई डोंट नो, मेरे ख्याल है उनका नंबर आपका सुनना चाहिए। फिर मैं अगर आप कहें तो मैं दे देता हूँ, जस्ट अ मिनट। हरी साहब का नंबर आप नोट करना चाहें कर लें, 0333274029, 0333274029। ये हरी साहब का नंबर है। इनसे आप गूगल ड्राइव के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है सर, एक दिन के लिए भी कोई रहता है तो उसकी कंडीशन में वो नॉन रेजिडेंट होगा या देखा ना। ओके, अगर कोई अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जो आपके रिश्तेदार रहते हैं दुबई में, क्या वो हर साल पाकिस्तान आते हैं? यस, लेकिन इतने ज्यादा इससे नहीं करते कि वो पाकिस्तान में उनका 183 डेज हो जाए। ठीक है, चलें, अब नमाज का टाइम होने वाला है, तो बाकी क्वेश्चन फिर बाद में करते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।